बर्निंग स्टॉक्स में सर सबसे पहले एक रैमको सीमेंट्स देखिए, इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे हैं, बाजार अनुमान से बेटर हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देखें कि 3.5% के आसपास का अपमूव और 2 हफ्ते के एवरेज से ये स्टॉक करीब 700% से ज़्यादा वॉल्यूम पर आज रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। रैमको सीमेंट्स में सर ये जो अपमूव आया है वॉल्यूम बेस्ड, क्या ये बड़ी तेज़ी का इंडिकेशन है? देखिए संदीप जी, काफ़ी लोअर लेवल से यहाँ पर एक बड़ा एक अप मूव आया है। करीबन 850 840 के जोन है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, और या लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन बोले, उससे यहाँ पर एक स्टॉक ने अप मूव दिखाया है। करीबन 900 के आसपास एक हायर बेस बना है। अगर ये 950 के ऊपर क्लोजिंग देता है और करीबन 970 के आसपास 200 एसएम है, तो एक रिवर्सल बन सकता है, करीबन 1040 के लेवल यहाँ पर बन सकता है। बट अगर आज के जो लेवल्स यहाँ से वापस सेल ऑफ हो जाते हैं, तो फिर से एक रेंज में आ सकता है करीबन 850 से लेकर 900 के जोन में। तो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है, ओके। पीएफसी के भी सर नंबर्स का इम्पैक्ट है। स्टॉक हम देख रहे हैं कि 5.5% इनका मुनाफा बढ़कर आया स्टैंडअलोन बेसिस पर। इनके एनआई में भी प्रेशर है और इनके निम्स में भी प्रेशर देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। कुछ 38 बेसिस पॉइंट का सर इनके निम्स में प्रेशर देखने को मिला, जिस वजह से स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन है। अब इन्होंने एक अपना जो आरईसी के साथ मर्जर पूरा होना है, उसकी भी एक डेडलाइन बताई है। आई थिंक अगस्त तक ये कह रहे हैं कि पूरा हो जाएगा ये। पीएफसी में सर गिरावट जो है, आज आरईसी और पीएफसी इन टैंडम चल रहे हैं सर, इनलाइन चल रहे हैं हम। तो पीएफसी या आरईसी में कुछ खरीदारी की सलाह? नहीं सर, अभी तो नहीं करेंगे। हाँ, बट डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, क्योंकि आप देखेंगे तो करीबन 380-85 के जोन के आसपास काफी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। और ऑलरेडी काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। जब से आरईसी पीएफसी का मर्जर यहाँ से अनाउंस हुआ है बजट के दौरान, तब से यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में कोई बड़ी यहाँ पर रेंज देखने को नहीं मिली है। ऊपर की तरफ 430 440 के जोन बन रहे थे, नीचे की तरफ 420 के आसपास से सपोर्ट था। बट जैसे ये जो अर्निंग्स खराब आई, यहाँ पर एक बड़ी डाउनटिक हमें देखने को मिली है। हो सकता है 2-3% और गिर जाए, बट 380-85 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। बट एक बार मर्जर कंप्लीट होने देते, उसके बाद ही यहाँ पर आप थोड़ा सा नया रिव्यू देंगे। हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, परफेक्ट है। मर्जर पूरा होने दीजिए, उसके बाद अगर आप खरीदारी करें तो ज़्यादा बढ़िया है। साइन लाइफ साइंसेज देखिए सर, आज 5.5% का अप मूव है, करीब 225% का वॉल्यूम राइज भी है इसमें। साइन लाइफ साइंसेज में क्या करें सर, ये जो अच्छा वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है, क्या ये इंडिकेशन दे रहा है कि फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? जी, देखिए साई लाइफ साइंसेज की अगर बात करें तो एक अच्छे अपट्रेंड में है स्टॉक, और आप देखेंगे तो लगातार 5 महीनों से स्टॉक यहाँ पर एक बढ़िया अप मूव दिखा रहा है। तो करीबन 800 900 वाला स्टॉक करीबन 1400 के आसपास चल रहा है। एक शार्प अप मूव आया, थोड़ा सा स्ट्रेच है वीकली चार्ट्स पर, तो मैं यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की तो मैं आपको राय नहीं दूंगा। बट आज के जो लोज बने हैं करीबन 1370 1350, इस जोन में एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। वहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बने रहिए। फ्रेश खरीदारी करीबन 1150 1200 के जोन में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, तब करके गिरावट आती है तब एक्यूमुलेट करें। हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी फ्रेश खरीदारी के लिए। ठीक है, फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1150 से 1200 की रेंज में मिले तो आप कीजिएगा। केन्स टेक्नोलॉजीज देखिए सर, नंबर्स आए हैं और नंबर्स का आप देखिए इम्पैक्ट इसलिए ख़राब दिख रहा है क्योंकि मुनाफा जो आया है इनका, एक तो घटकर आया और जितना बाजार मान के चल रहा था उससे कम आया। बाजार भी मान रहा था कि थोड़ा प्रेशर रह सकता है मुनाफे पर, 70 करोड़ रुपये के आसपास आएगा, लेकिन मुनाफा आ गया घटकर 56 करोड़ रुपये के आसपास। हालांकि जो बाकी नंबर्स हैं बाजार अनुमान से बेटर हैं। स्टॉक लोअर लेवल से कुछ पुल बैक की कोशिश कर रहा है, 3100 के आसपास की रेंज से चलता हुआ सर ये 3800 तक भी पहुंच गया था। वापस ये जो गिरावट आई है, लोग इसे खरीदारी के तौर पर यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये एक्यूमुलेशन का जोन है? जी, देखिए यहाँ पर बड़ी गिरावट देखी थी अर्निंग्स के बाद आज प्री ओपन में। और पूरी गिरावट आप देखेंगे तो जो ब्रेकआउट आया था करीबन 3500 के जोन से, उसी जोन पर एक रिटेस्ट हुआ था। आप देखेंगे तो जो मुनाफे के नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर्स अच्छे, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया वो भी थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 1670, माफ कीजिए, जो गाइडेंस था करीबन रेवेन्यू गाइडेंस 30% के आसपास और मार्जिन 16-17% के आसपास का दिया है। तो वो मार्केट को पसंद आता दिख रहा है, और ऑलरेडी स्टॉक में काफी बड़ी पिटाई हो चुकी है। और इस स्पेस में आप देखेंगे तो बाकी स्टॉक्स काफी अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यूएशन कैचअप हो रहा है। जो पी जो कॉन्ट्रैक्शन था, वो जो दौर खत्म हो चुका है, पी एक्सपेंशन का फिर से यहाँ पर दौर आ रहा है केन्स के अंदर। तो अभी भी अगर 3800 3900 के जो जोन है वो होल्ड करता है, तो करीबन अभी भी 4400 तक ये स्टॉक जा सकता है। बुलिश व्यू है, बट बाय ऑन डिप करे 3600 के आसपास, और जो स्टॉप लॉस है करीबन 3400 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। 3400 का स्टॉप लॉस, 3600 के आसपास आप खरीदिए और 4400 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। अनंतराज में क्या करें सर, इनके भी रिजल्ट्स आए हैं, माफ़ कीजिए, 19% इनका मुनाफा बढ़कर आया, रेवेन्यू में 7% का जंप है, 22% एबिटा बढ़ा, मार्जिन भी एक्सपैंड होकर आए हैं, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है। शायद उसका रीज़न एक ये है
कि ये स्टॉक सर, मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ 6 महीने का। मार्च में इसने कुछ 400 रुपये के आसपास का एक डिप लगाया था सर, 405 रुपये का 30 मार्च को, और वहाँ से देखिए स्टॉक 600 रुपये यानी कि 50% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। तो नंबर्स के साथ साथ वो जो इन्होंने कहा था अपना डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस अलग करेंगे, उसको भी बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, तो अलग से उसकी लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी। एक इन्होंने सिंगापुर में सब्सिडरी भी बना दी है ग्लोबल AI और क्लाउड बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर। अनंतराज सर, थक रहा है इन लेवल्स के आसपास, बहुत ज़्यादा चल चुका है इसलिए? देखिए संदीप जी, यहाँ पर नंबर तो आप न्यूट्रल बोल सकते हैं, बट यहाँ पर आपका एक बात तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि एक बड़ा एक अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। और दूसरा जो उनका कोर बिजनेस है रियल एस्टेट का, वहाँ से आप देखेंगे तो कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है। उन्होंने बिल्कुल अपना जो डिमर्जर अनाउंस कर दिया है, बट अभी भी आप देखेंगे तो होने में टाइम लगेगा। और जो कोर बिजनेस से रेवेन्यू है वहाँ पर आप देखेंगे सिंगल डिजिट में रेवेन्यू है, और साथ ही में जो कैश फ्लो नेगेटिव है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था उनका कुछ 1099 करोड़ का। और उसके हिसाब से यहाँ पर करीबन 68 करोड़ के आसपास अनयूटिलाइज कैश वहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। उसी वजह से कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा आप देखें तो सबड्यूट रिएक्शन दे रहा है। बट यहाँ पर नंबर्स अच्छे, अगर कोई गिरावट आती है 550 के जोन में तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्ले के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक बढ़िया स्टोरी लग रही है। 500 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 500 का, लॉन्ग टर्म के टारगेट? लॉन्ग टर्म के टारगेट अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 700 और 750। ठीक है। आइनॉक्स विंड सर, इसको लेकर कई सवाल आते हैं, हमारे कई दर्शक हैं जो कि फंसे हुए हैं इसमें, और जो अर्निंग्स आई हैं वो अच्छी नहीं आई हैं। मुनाफा इनका गिरा है 34% के आसपास, रेवेन्यू में भी 1.5% का ड्रॉप है, EBITDA भी गिरा और मार्जिन्स भी गिर कर आए हैं। कई सारे लोग, कई सारे एनालिस्ट अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्ले है ना, उसमें कुछ कंसर्न्स रेस कर रहे हैं। हमने सुजलॉन को भी देखा गिरता हुआ, बाकी स्टॉक्स भी आप देखें, इसमें NTPC ग्रीन भी मैं अभी डिस्कस करता हूं सर। NTPC ग्रीन को लेकर तो आज एक खबर भी है। तो ये पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी पैक है सर, इसको लेकर आपका व्यू क्या है? और आइनॉक्स में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि 90, 95, 100 की रेंज में फंसे हुए हैं, उनको क्या राय देंगे? देखिए अभी भी अवॉइड की सलाह रहेगी संदीप जी, क्योंकि देखिए अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो 12 o'clock का मैं FNO शो करता था थोड़े आप 5-6 महीने पहले अपने ही प्लेटफॉर्म पर। और वहां पर करीबन FNO में नया नया स्टॉक आया था, करीबन 147 के आसपास सेल कॉल दिया था। और तब से लेके आप देखिए 147 वाला स्टॉक 70 आ चुका है। और अगर ऑल टाइम हाई आप देखेंगे तो करीबन 258 के जो लेवल्स बने थे वहां से स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। हाँ, अपना देखेंगे जो लो लगा था करीबन मार्च के अंदर 75, उसके आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है और 80 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है यहाँ पर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम के फॉर्मेशन हो सकते हैं। बट तब तक 80 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती, मुझे टेक्निकली स्टॉक आप देखेंगे तो पसंद नहीं आ रहा। और अभी भी देखिए अर्निंग्स इतने खराब आने के बाद भी स्टॉक करीबन 32 के PE पे चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी स्टॉक थोड़ा सा महंगा ही लग रहा है। और जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो करीबन 33 से लेके 40% का डीप है पैट के अंदर। EBITDA मार्जिन भी करीबन 24% के अराउंड डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और रेवेन्यू भी करीबन 35% से डाउन है। तो नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आप यहाँ पर बॉटम फिशिंग करें। ठीक है, ओके। अब इसी स्पेस में सुजलॉन को भी देख लीजिए। सुजलॉन हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। 60 रुपये के आसपास से गिरना चालू हुआ था सर, 48 के आसपास आ गया इवेंचुअली। वैसे देखें तो 52 वीक हाई इसका 65 के आसपास है। इसको 3 महीना कर दीजिए, इसमें पूरा चार्ट में आपको विजिबल हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो सर सुजलॉन में मौका है क्या अगर आइनॉक्स विंड में नहीं है तो? जी अभी भी स्विट्जरलैंड में अवॉइड करूंगा संदीप जी। देखिए यहाँ पर हमारा एक बुलिश व्यू था, आपको अगर थोड़ा रिकॉल हो तो करीबन 53 के आसपास हमने 51 के स्टॉप लॉस के साथ बाय दिया था। 60 के टारगेट बने थे और उसी टाइम हमने बताया था 61 62 के बढ़िया। आप देखेंगे तो काफी बड़े एक रेजिस्टेंस थे, तो उससे अगर पार करता है तो 70 के टारगेट बन सकते हैं। बट मार्केट ने वहां से एक रिजेक्शन दिया और फिर जो अल्टीमेटली 53 52 के जो जोन थे वो भी तोड़ दिया। और आप देखेंगे तो बड़ा फॉल आया था अर्निंग्स के बाद। अब उसी कैंडल के आसपास यहाँ पर 8-10 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक स्टॉक एक बाउंस आ सकता है बिल्कुल एक ओवरसोल्ड जोन से, बट अभी भी मुझे पैटर्न्स जो है मंथली और वीकली चार्ट पे थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं। और अगर 45 46 का होल्ड नहीं कर रहा है लेवल तो करीबन 38 के जोन में भी स्टॉक वापस जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। जब तक अपना 200 SMA 53 के ऊपर स्टॉक आकर क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। जब तक 53 पार नहीं हो जाता 200 DMA तब तक आप इसको अवॉइड करके चलें। इसी ग्रुप में सर एक NTPC ग्रीन भी है, इसको लेकर आज एक खबर भी आई है। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने जो BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स है उनके लिए ये सक्सेसफुल बिडर घोषित हुए हैं। एक रिवर्स ऑक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की ओर से, WBSEDCL की ओर से, जिसमें ये सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने एक 200 मेगावाट का जो BESS कैपेसिटी है 4,35,000
पर मेगावाट प्रति मंथ का एक जो टेंडर है वो भी सिक्योर कर लिया है। तो क्या एनटीपीसी अच्छा है? अगर आइनॉक्स विंड नहीं, सुजलॉन नहीं, तो क्या एनटीपीसी ग्रीन में हाँ है? जी, वैल्यूएशन वाइज देखिए संदीप जी, अभी भी काफी महंगा स्टॉक है, करीबन 128 के पी से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप सेल या फिर प्रॉफिट नंबर देखेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो काफी यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर एक ग्रेजुअल आपको अपसाइड दिखेगा। टेक्निकली अगर बात करें तो 85 के जोन के आसपास से काफी बार यहाँ पर रिवर्सल मिला है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखेंगे तो काफी अच्छा है नंबर। फंडामेंटली अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए मार्केट में अभी भी आप देखिए वैल्यू नहीं मिल रही है। बट अगर अर्निंग्स अच्छा डिलीवर करना शुरू करते तो जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा रिजनेबल होना शुरू हो जाएगी। 85 के स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी ग्रीन में बने रह सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, और स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है करीबन 120 के जोन से, तो एक ओवरसोल्ड जोन में भी है। तो अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है तो करीबन 100-105 के लेवल बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 85 के नीचे रहेगा। ठीक है, ओके। 2-3 नाम और हैं सर, जल्दी से बताइए। एक तो पेटीएम, मोबीक्विक जैसे जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि सरकार ने क्लैरिफाई किया ओवर द वीकेंड कि यूपीआई के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसा आशंका थी, और ज़्यादातर जो मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होंगे वो भी फ्री ही रहेंगे। अगर इन केस फ्यूचर में कभी एमडीआर लग भी गया तो भी लिमिटेड ट्रांजैक्शन तक ही वो कह रहे हैं कि सीमित होगा। तो उस हिसाब से सर ये पेटीएम और जो पेमेंट कंपनीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में बेसिकली हैं। तो क्या पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब्स जैसी कंपनी के लिए राहत है बहुत? जी बिल्कुल। और देखिए पेटीएम तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्निंग्स भी बढ़िया आए थे, और फिर यहाँ पर एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो पेटीएम में तो एक क्लियर ब्रेकआउट था, और करीबन 1400 के जोन से जो ब्रेकआउट कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी ब्रेकआउट कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो करीबन 1500 1475 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। करीबन 1680 तक के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो काफी बुलिश व्यू है। और जो भी आपने कंपनीज बताई उसमें मुझे यहाँ पर पेटीएम अच्छा लग रहा है। पाइन लैब्स में भी आप देखिए अर्निंग्स तो अच्छे आए थे, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो देखने को मिला था। बट करीबन 160-65 के जोन से यहाँ पर लगातार रिजेक्शन ले रहा है। अगर 165 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहता है पाइन लैब्स, तो यहाँ पर भी बड़े मूव बन सकते हैं, करीबन 180 के जोन बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 153। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा वेट करिए, 3 रुपये अभी और बाकी है कंफर्मेशन में। 165 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर 180 के टारगेट के लिए पोजिशनल बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 153। दो जल्दी से व्यूज़ दीजिए मुझे। एक तो सर वेदांता एल्यूमिनियम में इनकी एक सब्सिडरी है बाल्को, जिसको ओडिशा में प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है। कारलापट बॉक्साइट ब्लॉक है जिसके लिए ये प्रेफर्ड बिडर घोषित हुए हैं। ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए ये पूरा किया गया है प्रोसेस। तो सर VML या फिर वेदांता ग्रुप का कोई स्टॉक जो अभी अच्छा लग रहा हो आपको? VML सर हमारी पसंद रहेगी, और करीबन 440-460 के जोन में रेकमेंड किया था बाई के लिए। वहां से अच्छा रिवर्सल है, और ये रिवर्सल आप कंटिन्यू हो सकता है करीबन 500-525 के लेवल तक। और एल्यूमिनियम हमने लास्ट वीक संदीप जी आई थिंक थर्सडे को बात किया था, एल्यूमिनियम में एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो देखिए 345 के जोन से यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा एक अपमूव आया है, और यहाँ पर करीबन 354 के जोन में एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा है। और आगे यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल है अपने एक करेक्शन के बाद, तो करीबन 370 तक के भी जोन आ सकते हैं। तब तक एल्यूमिनियम में एक बढ़िया एक अपसाइड बना रहे। मतलब आप वेदांता की बात कर रहे हैं सर? वीएम VML, ओके, ठीक है, परफेक्ट है सर। डेयरी स्टॉक्स पे आपकी राय और दीजिए। जो अभी जो लेवल्स भी बता रहा था वो एल्यूमिनियम, एमसीएक्स एल्यूमिनियम भी बता रहा था। अच्छा, एल्यूमिनियम के प्राइजेस की आप बात कर रहे थे, ठीक है। जी। डेयरी स्टॉक्स पे आपका व्यू दीजिए सर मुझे जल्दी से। महाराष्ट्र में दूध की जो कीमतें हैं वो 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ रही हैं, 11 अगस्त से ये हो रहा है। और वहाँ पे देखिए तो पराग मिल, डोडला डेयरी, हटसन एग्रो, वड़ीलाल, इन सब का एक्सपोजर है। तो ये जो 2 रुपये से कीमतें बढ़ रही हैं सर, इसका इन स्टॉक्स पर जो कि महाराष्ट्र में है और जो बाकी नेशन वाइड स्टॉक्स हैं उन पर भी असर दिखेगा? देखिए सर, यहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो बिल्कुल एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो वो पास ऑन हो जाती है आई थिंक किसानों को, और उनकी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ती है इसके कारण यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा रेवेन्यू में अपसाइड दिख सकता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पर इतना असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर व्यू न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए कोई नया नाम सर जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? सर अपडेट है, बैरोक इंजीनियरिंग पर हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक खरीदारी की सलाह दी थी करीबन 680-700 के जोन में, और जो टारगेट्स हमने बताए थे करीबन 800 के, तो वहां पर अचीव होते दिख रहे हैं। और दूसरा हमने ऑटो एंसरी स्पेस में प्रीकॉल पर 650 के जोन में बाई का सलाह दिया था, करीबन 750 के टारगेट्स वो अचीव हो चुके हैं, करीबन 770 के टारगेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर उनमें कोई डिस्क्लेमर?
जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक्स की चर्चा की मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो हमारे प्रीमियम क्लाइंट के साथ पोजीशन हो सकती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैं यहाँ पर अपियर होता हूँ, तो वहाँ पर हमारे जो दर्शक की पोजीशन है उस हिसाब से हम सलाह देते हैं, तो वहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद।